वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पर और यह है टेस्ट नंबर 480। सारे के सारे टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 408 तक पहुँच सकते हो। 480 तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का जो मैदान है वो बालू रोधिकाओं तथा नदी द्वीप की उपस्थिति के लिए जाना जाता है और पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचा तथा अवतरित है। ध्यान दीजिएगा। जल्दी से मैप बनाते हैं इंडिया का सुंदरता। यह है अपना प्यारा भारत, यह है वेस्टर्न घाट यहाँ पर फैला है, ये हो गया पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की तुलना में मतलब इसकी तुलना में जो ये है पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, वो ऊंचा तथा अवतरित है और ये कथन करेक्ट है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। देखिए पहला करेक्ट हो गया, दूसरा करेक्ट हो गया, तीसरा हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। अन्नाईमुडी है और वो कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, एक में ही है बस, केवल पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो बालू रोधिकाओं तथा नदी द्वीपों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। और एक द्वीप का नाम बता दीजिए, माजुली। पूर्वी घाट की तुलना में जो पश्चिमी घाट है वो अधिक ऊंचा है और अवतरित है और इनकी जो ऊंचाई है, इनकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ती है। फिर से मैप बनाना पड़ेगा लग रहा है। ये देखिए, मतलब उत्तर इधर से नीचे की तरफ आएंगे ना तब बढ़ेगी इसकी ऊंचाई, ये नहीं कि ऊपर को जाकर बढ़ रही है, इधर की तरफ बढ़ रही है। याद रखिएगा, उल्टा सा हो रहा है अगर मैप के थ्रू देखें इसको तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है जो अन्नामलई पहाड़ियों में स्थित है, इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। और वेस्टर्न घाट की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है नीलगिरी डोडा बेटा, वो कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों को आपस में जोड़ते हैं, याद रखिएगा इनको। हाँ सॉरी, मिलते हैं। ये वेस्टर्न घाट हो गया ये वाला और ये पूर्वी घाट हो गया, आपस में कहाँ मिलेंगे? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो ये सब यहाँ वेस्टर्न घाट, ये पूरा प्रायद्वीप इधर फैली हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल तथा कैमूर से निकलती हैं। बनास जो है ना, बनास वो चंबल की सहायक नदी है जो अरावली से निकलती है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, जो लक्षद्वीप में स्थित है। बताइए। देखिए बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 2016 में यूपीएससी सिविल सेवा में इसमें प्रश्न पूछा जा चुका है। लक्षद्वीप में नहीं है, ये निकोबार में है। तो पहला वाला करेक्ट है, यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल तथा कैमूर से निकलती हैं और बनास जो है, बनास वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है और अरावली से निकलती है वो। तो फर्स्ट और सेकंड हो गया करेक्ट, थर्ड को कर दीजिए इसको एलिमिनेट। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो निकोबार में स्थित है, लक्षद्वीप में नहीं है। रीची द्वीप और लवरिंथ द्वीप कहाँ पर स्थित हैं? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप या फिर अंडमान एवं निकोबार। कहाँ पर है ये? रीची द्वीप और लवरिंथ द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है ये? बंगाल की खाड़ी में। इसको सीधा सीधा ये नाम याद रखिएगा इनका। तो रीची द्वीप तथा लवरिंथ द्वीप जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में द्वीप है और सूची 2 में है पर्वत चोटियाँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसी भी एग्जाम के लिए। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और नीचे दे रखा है ग्रेट निकोबार। ये जो अंडमान है ना चारों के चारों, उत्तरी, मध्य, दक्षिण और कौन सा है? लिटिल या छोटा अंडमान इसको हिंदी में बोलते हैं। इनको सीक्वेंस भी याद रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर, कई बार बताया है। दक्षिणी अंडमान को दक्षिण में समझ के सबसे नीचे मत लगा देना,
क्योंकि ये तो ऊपर नीचे स्थिति सही है इनकी। इसके नीचे अगर छोटा अंडमान जो है ना, लिटिल अंडमान, वो इनके नीचे है इसकी स्थिति उसकी मैप में। तो सबसे दक्षिण में जो होगा ना, तो वो छोटा है लिटिल अंडमान होगा, उसके ऊपर दक्षिण अंडमान, बीच में मध्य, और सबसे ऊपर तो है ही उत्तरी अंडमान। बताइए कौन कौन सी चोटियाँ इनमें सबसे ऊंची है? कोई एक ही सही है इसमें, बस 3 गलत होंगे। सही वालों को ढूंढो। तो मध्य अंडमान जो है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट डियोवेली, माउंट डियोवोली। तो करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। बात करें उत्तरी अंडमान की, नॉर्थ अंडमान की, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है संडल पीक, बहुत पूछते हैं इसको। और दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट कोयोब ग्रेट। क्या है? माउंट कोयोब ग्रेट। और ग्रेट निकोबार की बची वो है माउंट थ्विलर। तो देखिए केवल बी यहाँ पर सही सुमेलित है, और उपरोक्त सूची का सही मिलान इस प्रकार है। यह है द्वीप, यह है चोटी, पर्वत चोटी। उत्तरी अंडमान की है सैंडल पीक, और मध्य अंडमान जो करेक्ट था माउंट डियोपोली, और दक्षिणी अंडमान की माउंट कोयोब्रेट, कोयोब ग्रेट, और ग्रेट निकोबार की है माउंट थ्विलर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कयाल, कयाल मतलब बैक वाटर्स, स्थलाकृति के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए कयाल स्थलाकृति जो है वो मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है। इसे अंतः स्थलीय नौकायान तथा मछली पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और केरल में प्रतिवर्ष जो बेल्लम करली होती है ना, नौका दौड़, उसका आयोजन जो है वो पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। ये करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए कयाल जो है, कयाल स्थलाकृति मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है, और मालाबार तट है केरल का। इसे अंतःस्थलीय नौकायान तथा मछली पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। केरल में प्रतिवर्ष बेलम कल्ली जो नौका दौड़ है उसका आयोजन होता है पुन्नामदा कयाल में, यहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है वेस्टर्न घाट पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूरबी मैदान जो है वो अधिक चौड़े हैं, और उभरा होने के कारण पूर्वी तट पर पत्तन तथा पोताश्रय जो हैं वो कम है। उभरा होने के कारण पूर्वी तट पर पत्तन तथा पोताश्रय कम है। कम है या अधिक हैं? पश्चिमी तटीय मैदान वेस्टर्न घाट की बात हो रही है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में जो पूर्वी मैदान है वो अधिक चौड़ा है देखा जाए तो। और वहाँ क्या, इससे पहले जो प्रश्न था वो क्या था? वेस्टर्न घाट की तुलना में पूर्वी घाट क्या है? अधिक ऊंचा है और संकरा है। और यहाँ पर क्या हो रही है? चौड़ाई किसकी ज़्यादा हो रही है? पूर्वी घाट की यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ये कमी है वहाँ पर। तो देखिए पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी मैदान अधिक चौड़ा तथा उभरा है, जिसके कारण यहाँ जो है पत्तन मतलब जो बंदरगाह तथा पोताश्रय हैं उनका विकास जो है वो मुश्किल है, कम है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जो है प्रवाल निक्षेप से निर्मित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप, वो प्रवाल द्वीप से निर्मित है, प्रवालों से बना है। तो देखिए अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप समूह जो हैं वो प्रवाल निक्षेप से निर्मित हैं। यहाँ 36 में से 11 द्वीपों पर जो है मानव का आवास है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नदियों के प्रवाह प्रतिरूप के संदर्भ में कौन सा एक असत्य है? पहला स्टेटमेंट है उत्तरी मैदान की नदियाँ वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। अरीय प्रवाह प्रतिरूप में नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। और चौथा वाला है जालीनुमा प्रवाह। जालीनुमा प्रवाह प्रतिरूप में नदियाँ सभी दिशाओं में बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं। बताइए कोई एक गलत है इसमें पक्का, कौन सा गलत है? पहला तो करेक्ट है, उत्तरी मैदान की नदियाँ वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, दूसरा भी करेक्ट है। अरीय प्रवाह प्रतिरूप में नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है, ये भी करेक्ट है, ये वाला गलत है। जालीनुमा प्रवाह प्रतिरूप में नदियाँ सभी दिशाओं से बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित नहीं होती हैं, बल्कि अभिकेंद्रीय प्रवाह प्रतिरूप में नदियाँ जो हैं
वो सभी दिशाओं में बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं। गलत है डी। तो देखिए डी यहाँ पर असत्य है। देखें तो मुख्य अपवाह प्रतिरूप और सामने उसकी विशेषताएं बात करें वृक्षाकार की, उसके बाद अरीय की, फिर जाली नुमा की, उसके बाद अभिकेंद्रीय की। तो वृक्षाकार देखिए ऐसा प्रवाह प्रतिरूप पेड़ों की शाखाओं के अनुरूप होता है। उदाहरण के लिए उत्तरी मैदान की नदियाँ। अरीय की बात करें तो ऐसा प्रवाह प्रतिरूप में नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ जो हैं इसी अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। तो ये जो है ना सी वाला स्टेटमेंट, अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदियाँ अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। कौन सा अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है? अरीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, अरीय, यहाँ अरीय छूट गया है। अरीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। चलिए कोई नहीं, एक्सप्लेनेशन है। बात करें जालीनुमा की, तो जालीनुमा अपवाह के ऐसे प्रवाह प्रतिरूप में मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं। बात करें अभिकेंद्र की, तो ऐसे प्रवाह प्रतिरूप में सभी नदियां सभी दिशाओं से नदियां जो हैं बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं। यह तो यही है ना वो जहाँ जालीनुमा लिखा, तो जालीनुमा नहीं है वो है अभिकेंद्रीय। ऐसे प्रवाह प्रतिरूप में सभी नदियों से दिशाओं से नदियाँ बहकर निकलकर जो है किसी झील या गर्त में जो है विसर्जित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है जल विभाजक एक अपवाह द्रोणी को दूसरी से अलग करता है और अपवाह द्रोणी को जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नदी द्रोणी बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है, जबकि जल संभर मतलब वाटरशेड छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। अधिक गलत होने की संभावना कौन से स्टेटमेंट की है? दूसरे स्टेटमेंट की है। अपवाह द्रोणियों को जल संभर क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में ही बांटा गया है। संभावना गलत हो गई, सारे के सारे अपने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। जल विभाजक एक अपवाह द्रोणी को दूसरी से अलग करने वाली एक सीमा है, इसे जल संभर भी कहते हैं। जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूहों अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में बांटा गया है। इंडिया में छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहते हैं, जबकि नदी द्रोणी बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को कहा जाता है। अपवाह द्रोणियों को जल संभर क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। इनको देख लिया जाए एक बार। तो देखिए जो प्रमुख नदी द्रोणी है इसमें 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी द्रोणियाँ आती हैं। इसमें 14 नदी द्रोणियाँ सम्मिलित हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो गंगा नदी द्रोणी, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि। बात करें मध्यम नदी द्रोणी की, तो इसमें 2000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र वाली नदी द्रोणियाँ आती हैं। इसमें 44 नदी द्रोणी सम्मिलित हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ देखें तो कालिंदी, केरल की पेरियार, मेघना आदि। लघु नदी द्रोणी की बात की जाए तो इसमें 2000 वर्ग किलोमीटर से कम अपवाह क्षेत्र वाली नदी द्रोणियाँ आती हैं। इसमें न्यून वर्षा क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदी द्रोणियाँ आती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की होंगी ये अधिकांश नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हिमालय अपवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है तो यहाँ की नदियाँ, कहाँ की नदियाँ? हिमालय की नदियाँ गहरे खड्डों मतलब गॉर्जेस से होकर गुजरती हैं, गार्ज जिसको बोलते हैं। अब देखिए इस अपवाह तंत्र की नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में जलप्रपात, बी आकार की घाटियों तथा क्षिप्रिकाओं का निर्माण नहीं करती हैं। और तीसरा वाला स्टेटमेंट है इस अपवाह तंत्र की नदियाँ मैदानी भागों में पहुंचकर निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो एक बड़ी ही ब्लंडर मिस्टेक है इसमें ऑप्शन नंबर 2 में, क्योंकि हिमालय नदियाँ जो हैं वो पर्वतों मार्ग से निकलकर जलप्रपात भी बनाती हैं। कितने सारे जलप्रपात हैं हिमाचल में, और बी आकार की घाटी भी बनाती हैं, क्षिप्रकाव का भी निर्माण करती हैं। तो गलत है, यह ब्लंडर मिस्टेक है। तो कर दीजिए इसको एलिमिनेट। तो इसका आंसर अपना निकल के आएगा केवल 1 और 3। 1 और 3 करेक्ट है यहाँ पर।
तो देखिए भारतीय अपवाह तंत्र की नदियों की प्रकृति, उनके उद्गम के प्रकार और उनकी विशेषताओं के आधार पर दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। यहाँ की अधिकांश नदियाँ गहरे खड्डों से होकर गुजरती हैं, जिनका निर्माण हिमालय के उत्थान के साथ ही अपरदन की क्रिया के कारण हुआ है। गहरे महाखड्डों के अतिरिक्त इस अपवाह तंत्र की नदियाँ जो हैं अपने पर्वतीय मार्गों में जलप्रपात, वी आकार की घाटियों तथा क्षिप्रिकाओं का निर्माण भी करती हैं। वो गलत था स्टेटमेंट है। अब देखिए, इस अपवाह तंत्र की नदियाँ मैदानी भागों में पहुंचकर निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ? जैसे गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, समतल घाटियाँ और गुम्फित वाहिकाएँ और डेल्टा। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो स्थलाकृतियाँ हैं किससे बनती हैं, तो उसका उत्तर क्या है? नदियों से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं ये, हिमनदों से नहीं, याद रखिएगा, या फिर हवा से नहीं। हवा से क्या बनते हैं? बरखान, टीले। देखिए, हिमालय क्षेत्रों में यहाँ की नदियाँ टेढ़े मेढ़े मार्ग का जो है अनुसरण करती हैं, जबकि जो मैदानी भाग की नदियाँ हैं वो सर्पाकार मार्ग का अनुसरण करती हैं। एक एक लाइन को याद रखिएगा। हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ बारहमासी होती हैं और ये पर्वतीय बर्फ़ के पिघलने और वर्षा दोनों से जल प्राप्त करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। और हिमालय अपवाह तंत्र की कैसी हैं? बारहमासी हैं, मतलब 12 मास इनमें जल भरा रहता है। साल में 12 ही तो मास होते हैं। मास का मतलब है महीना, और मौसमी है का मतलब क्या? जब मौसम आएगा तभी पानी आएगा, वरना सूखी रहेंगी या फिर निम्न पानी का स्तर होगा उनमें, जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ज्योग्राफी के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।